हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव और उसका विकास, जिसमें कि हम हिंदी भाषा विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले के प्रश्न हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके उस क्लासेस को देखिए, जिसमें कि हमने सभी प्रश्नों को संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ा है। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, ध्यान देना है, नहीं पूछा है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। देवनागरी लिपि में मूक वर्ण की समस्या है, या देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है। सही आंसर बताना है। तो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, ठीक है। देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है, ये भी देवनागरी लिपि की एक विशेषता है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है और प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित ध्वनि है, ये भी इसकी विशेषता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में मूक वर्ण की समस्या नहीं है। ध्यान देना है, नहीं है। मूक वर्ण यानी कि साइलेंट लेटर, देवनागरी लिपि में मूक वर्ण जैसी समस्या नहीं है। इसमें जो शब्द लिखे जाते हैं वही उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई साइलेंट लेटर नहीं होता है। इसमें जो शब्द लिखे जाते हैं जैसे वैसे ही उनको उच्चारित किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि के मानकीकरण से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? मानकीकरण से संबंधित पूछा है। शिरोरेखा का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। पंचमाक्षरों के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। संयुक्त वर्णों का प्रयोग ज्यों का त्यों होना चाहिए। संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए, यही का नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तथ्य है जो सही नहीं है। तो पंचमाक्षरों के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, ये भी सही है। देवनागरी लिपि के मानकीकरण से संबंधित तथ्य है। संयुक्त वर्णों का प्रयोग इसमें जो का त्यों होता है। संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिरोरेखा का प्रयोग देवनागरी लिपि में अनिवार्य है, ठीक है। इसमें ये अनिवार्य है देवनागरी लिपि का प्रयोग, ध्यान देना है, क्योंकि देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग अनिवार्य है। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है और जो ये शिरोरेखा है इसके कारण देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और भी अधिक स्पष्ट होती है, क्योंकि शिरोरेखा के कारण वर्णों और शब्दों के बीच का अंतर किया जा सकता है, या अंतर किया जाता है। शिरोरेखा के कारण जो शब्द है, जो वर्ण है, उनके बीच का अंतर किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिरोरेखा का प्रयोग देवनागरी लिपि के मानकीकरण से संबंधित है, याद रखना है। निम्न में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। संस्कृतनिष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी या मसनवी शैली। यहाँ पे निष्ठ सही कर लेना, संस्कृतनिष्ठ। हिंदी की शैली कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मसनवी शैली, जो कि फारसी भाषा की शैली है। किसकी है? फारसी भाषा की शैली है, जिसका प्रयोग सूफी प्रेमाख्यान के कवियों ने किया था। किसका प्रयोग? मसनवी शैली का प्रयोग सूफी प्रेमाख्यानक कवियों ने इसका प्रयोग किया था। कवियों ने इसका प्रयोग किया था, ठीक है। बाकी ये तीनों शैलियाँ किससे संबंधित है? ये तीनों शैलियाँ हिंदी की शैली है, हिंदी की शैली।
ठीक है, याद रखना है। संस्कृतनिष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी और दक्षिणी ये तीनों शैलियाँ हिंदी की शैली है। मसनवी शैली फारसी भाषा की शैली है और जिसका प्रयोग सूफी प्रेमाख्यानक कवियों ने किया था, याद रखना है। नेक्स्ट, दक्षिणी भाषा मूलतः थी हिंदी का प्रारंभिक रूप उर्दू जो 18वीं सदी की, 14वीं 15वीं सदी की खड़ी बोली, उपरोक्त सभी। सही आंसर बताना है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिणी भाषा मुख्यतः 14वीं 15वीं सदी की खड़ी बोली हिंदी ही है। दक्षिणी भाषा कोई स्वतंत्र भाषा न होकर 14वीं 15वीं सदी की ही खड़ी बोली है, याद रखना है। दक्षिणी शब्द का प्रयोग दक्षिण का निवासी या दक्षिण की भाषा इन दो अर्थों में किया जाता है। दक्षिणी कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है बल्कि 14वीं 15वीं सदी की खड़ी बोली हिंदी है, याद रखना है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर। हिंदी भाषा की कौन सी बोली है जो हिंदी भाषियों द्वारा सर्वाधिक बोली जाती है? मारवाड़ी, ब्रज, अवधी या भोजपुरी? ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है कि हिंदी भाषा की कौन सी बोली है जो हिंदी भाषियों द्वारा सर्वाधिक बोली जाती है। तो ऑप्शन डी भोजपुरी इसमें राइट आंसर है। भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियों में से एक है भोजपुरी। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदी की बोलियों में बोली जाती है और यह किससे निकली है? तो यह बिहारी हिंदी से निकली है। बिहारी हिंदी से विकसित हुई है भोजपुरी। अवधी किससे विकसित हुई है? तो पूर्वी हिंदी से विकसित हुई है। ब्रज जो हमने पढ़ा है पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है, पश्चिमी हिंदी से। और मारवाड़ी जो राजस्थानी हिंदी से विकसित हुई है, याद रखना है। ऐसे भाषाओं और बोलियों पे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बार बार क्या, हर बार इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। तो भोजपुरी हिंदी भाषियों द्वारा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बोली है जो बिहारी हिंदी से निकली है, याद रखना है। नेक्स्ट, खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने, इंसा अल्लाह खां ने, सदल मिसर ने या लल्लू लाल ने? आपको बताना है खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया। यह हर परीक्षा में किसी न किसी तरह से यह प्रश्न पूछा जाता है। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया था। इंसा अल्लाह खां जिनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसका एक अन्य नाम क्या है आपको पता होगा? उद्यभान चरित। सदल मिसर जिनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान, ठीक है। लल्लू लाल ने लिखा था प्रेम सागर। ठीक है, ये तीनों रचनाएं खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं मानी जाती है। ये तीनों रचनाएं खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं मानी जाती है ये तीनों। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज में जो लल्लू लाल है और सदल मिसर है, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसमें अध्यापक के रूप में कार्य करते थे, याद रखना है। खड़ी बोली गद्य के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ध्यान देना है। नेक्स्ट, उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ, यह कथन किसका है? यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। तो राइट आंसर है इसमें ए, राहुल सांस्कृत्यायन का यह कथन है कि उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ, याद रखना है। राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे राहुल नहीं है, राहुल वेल है। जिसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि।
राउल वेल जो कि एक चंपू काव्य है, चंपू काव्य याद रखना है। उक्ति वक्ति प्रकरण जो कि दामोदर शर्मा का एक व्याकरण ग्रंथ है, दामोदर शर्मा का व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर। वर्ण रत्नाकर जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर का है, ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर है, जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। ध्यान देना है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, जो ज्योतिश्वर ठाकुर की है। ठीक है, इसके अलावा राउल वेल जो रोड़ा कवि का एक चंपू काव्य माना जाता है, उक्ति वक्ति प्रकरण जो कि दामोदर शर्मा का व्याकरण ग्रंथ है। ये तीनों गद्य साहित्य की रचनाएं मानी जाती है, तीनों रचनाएं गद्य साहित्य की रचनाएं हैं, गद्य साहित्य की रचनाएं हैं, गद्य साहित्य की रचनाएं मानी जाती है तीनों। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। ए बी सी राइट आंसर आपको बताना है कि हमने अभी तक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पे इतने प्रश्न कर लिए हैं, तो अगर आपने वो क्लासेस सारी देखी है और उनको ढंग से समझा है तो अभी तक इसका आंसर आपके माइंड में आ गया होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में सबसे पहले आई संस्कृत, उससे विकसित हुई पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में अपभ्रंश से निकली शौरसेनी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी और इससे विकास हुआ जो हम आज की भाषा है खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, याद रखना है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है ये। संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश से शौरसेनी अपभ्रंश, उससे निकली पश्चिमी हिंदी उपभाषा पश्चिमी हिंदी और इससे निकली खड़ी बोली विकसित हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट, भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? 3, 2, 4 या 5? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। भाषा की अभिव्यक्ति के 3 रूप हैं। कौन कौन से? भाषा की अभिव्यक्ति के 3 रूप हैं, कौन कौन से? मौखिक, मौखिक, लिखित, लिखित और सांकेतिक, सांकेतिक। ठीक है, ध्यान देना है, भाषा की अभिव्यक्ति के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। और इसमें अगर आप देखो तो ये भी है कि मौखिक जो सबसे सरल है, सबसे सरल कौन सी है? मौखिक। लिखित जो सरल भी हो सकती है और कठिन भी, और कठिन भी। सांकेतिक जो सबसे कठिन मानी जाती है, सबसे कठिन है सांकेतिक। ठीक है, याद रखना है, भाषा की अभिव्यक्ति के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि भाषा के मुख्यतः प्रकार कितने हैं, लिख देती हूँ। ऐसे पूछा जाए कि भाषा के मुख्यतः प्रकार कितने हैं, भाषा के प्रकार, तो आपको बताना है कि 2। कौन कौन से? मौखिक और लिखित, मौखिक और लिखित। लिखित जो कि स्थायी माना जाता है और मौखिक जो कि अस्थायी माना जाता है। ठीक है, भाषा के प्रकार कितने हैं? तो 2 प्रकार माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के मुख्यतः प्रकार कितने हैं, तो 2। और भाषा की अभिव्यक्ति के या भाषा को अभिव्यक्त करने के कितने रूप हैं? तो वो है 3। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। याद रखना है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है वो आपको यहाँ पे देखना है कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के भी अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ। खड़ी बोली ओकार बहुला होती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक है जो खड़ी बोली शब्द के प्रयोग से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी, खड़ी बोली ओकार बहुला नहीं है, बल्कि खड़ी बोली आकार बहुला, इसमें आकारांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह
आकार बहुला है। आकार बहुला यानी कि आकारांत शब्दों की इसमें प्रधानता है। आकारांत शब्दों की प्रधानता है। ठीक है। आकार बहुला यानी कि जिन शब्दों के अंत में ये प्रयोग होता है कि आकार बहुला है, तो इन जिन शब्दों के अंत में आ का प्रयोग होगा, जैसे माता, ता, पिता, ता, पा, ला, अंत में शब्दों के अंत में प्रयोग किया जाता है। तो खड़ी बोली कौन सी है? तो खड़ी बोली आकार बहुला है। इसमें आकारांत शब्दों की प्रधानता है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ, ये हमने पढ़ा है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है और साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, खड़ी बोली आकार बहुला है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला या बाहुल्य है, बताना है आपको। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली या कन्नौजी। तो हमने अभी पढ़ा कि ऑप्शन ए खड़ी बोली आकार बहुला है। इसमें आकारांत शब्दों का प्रयोग किया गया है, आकारांत शब्दों की प्रधानता है। ठीक है, आकारांत शब्दों की प्रधानता यानी कि शब्दों के अंत में जैसे आ का प्रयोग होगा। बाकी ये तीनों ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, इन तीनों में ओकारांत शब्दों की प्रधानता है। ओकारांत शब्दों की प्रधानता है। ओकारांत शब्दों की प्रधानता है। लिखा हुआ इतना समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ आप मेरे व्याख्यान को सुनिए, आपको हर प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, खड़ी बोली कौन सी है? आकार बहुला। एक सेकेंड, आकार बहुला। और ये तीनों कौन सी है? ओकार बहुला। ठीक है, इनमें ओकारांत शब्दों की प्रधानता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, याद रखना है। नेक्स्ट, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पीछे की क्लास में हमने इस प्रश्न पे चर्चा की है, बस प्रश्न को पूछने का तरीका यहाँ पे बदल गया है। अगर आपने वो क्लास देखी है तो इसका उत्तर अभी तक आपके माइंड में आ गया होगा। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? उड़िया, बिहारी, बांग्ला, मराठी। ठीक है, सही आंसर बताना है। हमने पीछे क्लास में चर्चा की थी कि आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो हार्नले ने किया था। कब? 1880 में। 1880 में हार्नले ने किया था आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। याद रखना है। उड़िया जो कि उड़ीसा की भाषा है, उड़ीसा की भाषा है। ठीक है, बिहारी जो कि बिहार की, बांग्ला जो कि बंगाल की, मराठी जो कि महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकसित हुई है, महाराष्ट्र से निकली है, महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकसित हुई है, महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, महाराष्ट्र से निकली है और यह है पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, बल्कि दक्षिणी समुदाय की भाषा है। यह दक्षिणी समुदाय की भाषा है, दक्षिणी समुदाय की भाषा है। ये कौन सी? ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। बाकी ये तीनों ऊपर उड़िया, बिहारी और बांग्ला, ये तीनों पूर्वी समुदाय की भाषाएं हैं। ये तीनों पूर्वी समुदाय की भाषा है, पूर्वी समुदाय की भाषा। ठीक है, याद रखना है। हमने आपको पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी इस पे कि हार्नले ने सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था 1880 में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, जिसमें उन्होंने भाषाई क्षेत्रों के आधार पर 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया था। कौन कौन सी? पूर्वी गौड़ियन या पूर्वी समुदाय, पश्चिमी समुदाय, उत्तरी समुदाय और दक्षिणी समुदाय, जिसमें मराठी दक्षिणी समुदाय की भाषा है, उड़िया, बिहारी और बांग्ला
ये पूर्वी समुदाय की भाषाएं मानी जाती है। ठीक है, इस प्रश्न पे विस्तार से चर्चा की गई है पहले, आपने वो क्लास देखना जाके। नेक्स्ट, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? ठीक है, भक्ति सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, काव्य सागर। कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम सागर, जो कि लल्लू लाल की पुस्तक है। किसकी? लल्लू लाल की। एक सेकंड, ऑप्शन सी प्रेम सागर, जो कि लल्लू लाल की पुस्तक है। इसका प्रकाशन लल्लू लाल ने कलकत्ता से करवाया था। प्रकाशन कलकत्ता से करवाया था लल्लू लाल ने। और कब करवाया था? 1810 में, 1810 ईस्वी में। प्रेम सागर जो कि इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखने वाला है कि भागवत के 10वें स्कंद पर यह आधारित रचना है। भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित रचना है। एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित रचना कौन सी है? तो प्रेम सागर। किसकी? लल्लू लाल जी की, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1810 ईस्वी में कलकत्ता से करवाया था। और खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर पुस्तक में हुआ, याद रखना है। ठीक है, लल्लू लाल जी जो कि प्रोफेसर, उन्होंने जो प्रेम सागर लिखा, ये उन्होंने प्रोफेसर गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से इसकी रचना की थी। किसने? लल्लू लाल जी ने। प्रोफेसर जो गिलक्राइस्ट थे, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोफेसर गिलक्राइस्ट, उसकी प्रेरणा से उन्होंने इसकी रचना की थी, याद रखना है। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृतनिष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्षिणी भाषा, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी उर्दू मिश्रित जो भाषा है वही हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। आज हम जो भी भाषा बोल रहे हैं, जो भी हिंदी बोल रहे हैं, हिंदुस्तानी उसका प्रारंभिक रूप माना जाता है और इसमें हिंदी उर्दू के मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आज हमारी जो भी भाषा है हिंदुस्तानी उसका प्रारंभिक रूप माना जाता है, याद रखना है। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया? हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रकाश किस पत्रिका में किया गया? तो ऑप्शन ए, सरस्वती पत्रिका में किया गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी के कार्यकाल में। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कार्यकाल में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, जब वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तब उन्होंने विशेष रूप से सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा के मानकीकरण का प्रयास किया था, याद रखना है। नेक्स्ट, खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी किस विद्वान ने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी कहा। सुनीति कुमार चटर्जी का हमने पढ़ा था कि उन्होंने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदी कहा, जनपदीय हिंदी। ठीक है, राहुल शास्त्रकर्त्यायन का हमने पढ़ा था कि उन्होंने खड़ी बोली को कोरवी कहा है। सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदी और जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी कहा, याद रखना है। नेक्स्ट, जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? प्राकृत, बंगला, अपभ्रंश और संस्कृत। ध्यान से पढ़ना है। जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो वो प्राकृत नहीं है, अपभ्रंश भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है। तो जातीय भाषा कौन सी है? बंगला, जो कि बंगाल के लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो यह एक जातीय भाषा हुई, बंगाल के लोगों द्वारा बोली जाती है, तो यह बंगाल की बंगला हुई और जातीय भाषा के रूप में बंगला भाषा को मान्यता प्राप्त है।
ठीक है, याद रखना है, प्रश्न पूछा गया है। नेट जेआरएफ परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग हिंद की देसी भाषा के लिए किया था, किसने किया था? सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग। हमारा प्रश्न इतना ही है कि सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग हिंद की देसी भाषा के लिए किसने किया था? अबुल हसन, कवि ओफी, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने बहुत बार किया है, लेकिन पूछा गया सर्वप्रथम किसने किया। तो अगर ऑप्शन में कवि ओफी है तो राइट आंसर इसमें आएगा ऑप्शन बी, कवि ओफी ने सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था देसी भाषा के लिए। ठीक है, अगर ऑप्शन में कवि ओफी नहीं है तो फिर इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, क्योंकि अमीर खुसरो ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। नेट जेआरएफ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? भोजपुरी, डायमंड, ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त, राजस्थानी ग्रियेशन, कोरवी राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, तो ब्रजबुली ये प्रश्न है नामकरण से संबंधित कि भाषाओं के नामकरण से संबंधित इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? नामकरण से संबंधित। ठीक है, भोजपुरी नामकरण किसने दिया? ब्रजबुली नामकरण ईश्वर चंद्र गुप्त ने दिया, ये इसमें सही है। राजस्थानी नामकरण गिरीशन ने दिया, ये भी सही है। कोरवी राहुल सांस्कृत्यायन, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। भोजपुरी का नामकरण डायमंड ने नहीं बल्कि रेमंड ने किया है, रेमंड। ठीक है, रेमंड ने, याद रखना है, भोजपुरी का नामकरण किया रेमंड ने। ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त, राजस्थानी गिरीशन, कोरवी राहुल सांस्कृत्यायन, ये सारे इसमें सही है। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है किससे? उपबोलियों से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, उपबोलियों से संबंधित प्रश्न है, उपबोलियों से संबंधित। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। ब्रजभाषा जिसकी उपबोली अंतर्वेदी मानी जाती है, ये इसमें सही है। ब्रजभाषा की उपबोली है अंतर्वेदी उपबोली। ठीक है, अवधी की उपबोली कौन सी मानी जाती है? तो बेसवाड़ी, ये भी सही है। बुंदेली की उपबोली कौन सी है? तो बनाफरी, ये भी सही है। राजस्थानी की उपबोली खलटाई, ये इसमें गलत है, क्योंकि राजस्थानी उपभाषा है और खलटाई है उपबोली। ठीक है, ये उपभाषा है, यहाँ पे उपभाषा। ठीक है, खलटाई जो कि छत्तीसगढ़ी की उपबोली है, छत्तीसगढ़ी जो कि बोली है, और इसकी उपबोली कौन सी है? खलटाई। ठीक है, याद रखना है। ब्रजभाषा की उपबोली अंतर्वेदी, अवधी की बेसवाड़ी, बुंदेली की बनाफरी और छत्तीसगढ़ी की खलटाई उपबोली है, याद रखना है। नेक्स्ट, ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? नेट जेआरएफ परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग तरीके से बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? तो ऑप्शन बी बंगला इसका राइट आंसर है। ब्रजबुली शब्द का प्रयोग किसने किया था? यहाँ लिख देती हूँ, ब्रजबुली शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त की रचना में मिलता है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त की रचना में मिलता है। ठीक है, याद रखना है। ब्रजबुली का प्रयोग ब्रज क्षेत्र में होता है। इसका प्रयोग, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? तो ब्रज क्षेत्र में होता है। ठीक है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रजबुली ब्रज भाषा नहीं है। ब्रजबुली के पदों में ब्रजबुली ब्रज भाषा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग ब्रज क्षेत्र में होता है। और लेकिन ब्रजबुली के पदों में ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है।
ठीक है। ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है, लेकिन यह ब्रजभाषा नहीं है और इसका प्रयोग ब्रज क्षेत्र में होता है। और ब्रजबुलि शब्द का प्रयोग बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त की रचना में किया गया है सबसे पहले, ठीक है। और ये ब्रजबुलि किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है, तो यह बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है। कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं आप आंसर ब्रज भाषा कर दो। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। ब्रज भाषा और ब्रजबुलि दोनों में व्याकरण से संबंधित अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, ठीक है। याद रखना, इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्रजबुलि का कृत्रिम रूप है बंगला और इस शब्द का प्रयोग बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया है। इसका प्रयोग ब्रज क्षेत्र में होता है, लेकिन यह ब्रजभाषा नहीं है, याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर आप सबको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।